করোনার সময় জামশেদপুরের সোনারীতে অবস্থিত আরএমএস স্কুল কর্তৃক ফি সাংঘাতিকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে, যার বিরুদ্ধে অভিভাবকরা একত্রিত হতে শুরু করেছে। অভিভাবকরা জানিয়েছেন যে 40% অতিরিক্ত ফি বাড়ানো হয়েছে। এদিকে এই স্কুলে বেশিরভাগ মধ্যবিত্ত শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করে এবং তাদের অভিভাবকরা এতটা সক্ষম নয় যে এই করোনার সময়ে কেউ এত বেশি ফি দিতে পারে। सर, ये आरएमएस स्कूल में हमारे सभी बच्चे पढ़ते हैं, सभी पेरेंट्स के। और 2 महीना पहले स्कूल से गाइडलाइन आई थी कि आप लोगों का स्कूल फीस का टोटल फीस मतलब इतना इतना है। तो हम पेरेंट्स को लगा है कि ट्यूशन फीस जो है उसमें 40% की बढ़ोतरी की गई हुई है। तो उसके बारे में हम लोग प्रिंसिपल से बात करने भी आए थे और उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने अपना गाइडलाइन हमें दिया है कि आप लोग का जो फीस हम लोगों ने जो जारी किया वो आपको देना है। तो इससे हम लोग सहमत नहीं थे और सहमत नहीं होने के बाद हम लोगों ने बन्ना गुप्ता से मदद मांगने के लिए गए। बन्ना गुप्ता जी से मदद मांगने गए तो उन्होंने शिक्षा अधिकारी अर्जुन सर जी को हमारे साथ भेजे थे स्कूल के प्रिंसिपल से बात करने के लिए। और अर्जुन सर जी दो बार हमारे साथ पेरेंट्स के साथ आके बात करने की कोशिश की है, लेकिन हमारा उनका निर्णय सिर्फ एक ही रहा है, जो गाइडलाइन हम लोगों ने दिया है फीस बुक में वो आपको मानना पड़ेगा। हमारे हस्बैंड ठेकेदारी के अंदर काम करते हैं, हम कुकिंग का काम करते हैं। लॉकडाउन के कारण क्या हुआ कि हमारे कुकिंग का काम भी छूट गई और हमारे हस्बैंड भी बैठ गए। हम इसके कारण हम फीस नहीं दे पाए। फिर क्या हुआ कि हमारे बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाई नहीं किया गया। हमारे पास मोबाइल नहीं है, बड़े मोबाइल के हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे, अभी भी नहीं है। फिर भी हम बोले कि नहीं हम फीस देंगे, लेकिन रह गया बात कि देखिए जब 930 रुपया हम फीस नहीं देने सक रहे हैं तो आज हम 1260 रुपया कहाँ से दे पाएंगे। हमारे 3 बच्चे हैं। सर, अभी तो सबके यहाँ चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो सबका परेशानी है, सबका स्थिति खराब है। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो सब्जी दुकान में काम कर रहे हैं, उसके अलावा कोई कपड़ा दुकान में काम कर रहे हैं, उन लोग तो पूरे तरह बैठ गए हैं। अगर उन लोग को पेमेंट भी किया जाता है तो 30% 40% दिया जाता है, तो उसमें वो लोग घर चलाएंगे कि हम लोग स्कूल का फीस देंगे। वो भी उतना फीस तो देने के लिए तैयार है। हम लोग भी जानते हैं कि टीचर लोगों का भी प्रॉब्लम है, स्कूल का भी प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग को ये था कि हम लोग 930 दे सकते थे। स्टैंडर्ड 1 से लेकर जो तक था ट्यूशन फीस 930 था। हाँ, फीस तो बढ़े ही नहीं सर। नहीं 40% की वृद्धि की जहाँ तक बात है, इसकी शिकायत जा करके लोगों ने जो है विभाग के द्वारा किया गया था, विभाग के पास किया गया था। विभाग ने अपना एक पत्र सर्कुलर जारी कर विद्यालय को निर्देश दिया कि आप जो है नियम पूर्वक काम कीजिए और किसी प्रकार की फीस की वृद्धि नहीं होनी चाहिए। পোটকা ব্লকের হলদিপুকুর পশ্চিম পঞ্চায়েতের সিও সহ ইনচার্জ বিডিও ইমতিয়াজ আহমেদ করোনার ভ্যাকসিন সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে বলেন যে ভ্যাকসিনই মানুষের সুরক্ষা। সমাজকর্মী আনোয়ার আলী সহ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। জনগণকে করোনার ভ্যাকসিন সম্পর্কে সচেতন করা হয়। পাশাপাশি এও বলা হয় যে যে কোনো ধরনের গুজবে ধ্যান দেওয়া উচিত নয় এবং নিরাপদে থাকার জন্য করোনার ভ্যাকসিন নেওয়া উচিত, তবেই একটি করোনামুক্ত দেশ তৈরি করা সম্ভব হবে। এতে সিও সহ ইনচার্জ ভিডিও ইমতিয়াজ আহমেদ বলেছেন যে যে কোনো ধরনের গুজবে ধ্যান দেবেন না এবং অবশ্যই করোনার ভ্যাকসিন নেওয়া উচিত। এই পর্যন্ত ব্লকে 13,000 মানুষ করোনার ভ্যাকসিন নিয়েছে। जिस तरह से मैं जागरूकता फैला रहा हूँ, लोग जिस तरह से समर्थन दे रहे हैं, इससे लग रहा है कि मैं टीकाकरण में बहुत जल्द ही सफल हो जाऊंगा और लोगों में रुचि आ रही है। कुछ अफवाहें थी बाजार में कि ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन लोगों को समझाने पर ये भी हमें भी समझ में आ रही है कि लोगों को समझाने की आवश्यकता है और लोग समझाने पर समझ रहे हैं और टीकाकरण केंद्र आ रहे हैं और टीका ले रहे हैं। बहुत तरह के गलतफहमी लोगों में आ गई। कुछ लोग इसमें रूमर उड़ा के गलतफहमी फैला रहे हैं। हम लोगों का ये प्रयास रहा है कि जो भी गलतफहमियां हैं लोगों के अंदर, उन गलतफहमियों को दूर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दिलवाएं, ताकि उनका परिवार, उनका पूरा मोहल्ला, पूरा गांव, पूरा क्षेत्र जो सुरक्षित हो जाए। ঝাড়খণ্ডে করোনা সংক্রমণ ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। শহরে বড় বড় হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা 100-র নিচে নেমে এসেছে। শহরে অনেক বেসরকারি হাসপাতালে ওপিডি খোলা হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে রিমস প্রবন্ধন ওপিডি পরিষেবা শুরু করতে চলেছে। রিমসের জনসংযোগ কর্মকর্তা ডাক্তার ডি কে সিনহা জানান, রিমসের ওপিডি পরিষেবা আগামী সপ্তাহ থেকে শুরু করা হবে।
ওপিডি শুরু করার আগে সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। ঝাড়খণ্ড সরকারের তরফ থেকে লকডাউন শিথিল করা হবে যাতে বাইরে থেকে আসা রোগীরা সুবিধা পান। অন্যদিকে রোগীরা বলেছে সরকারের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওপিডি পরিষেবা চালু করা উচিত যাতে রোগীরা আরও বেশি সুবিধা পায় এবং ওপিডি সেবার কারণে দরিদ্র রোগীদের অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়, তারা কিছুই বুঝতে পারে না। ओपीडी सेवा के बंद होने से बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, स्पेशल गरीब वर्ग के लोगों को जिनके पास मोबाइल का माध्यम है, कंप्यूटर का माध्यम, वो लोग तो उस चीज़ का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन दूर दराज के गांव से आने वाले लोग, मैं भी काफ़ी दूर से आया हुआ हूँ यहाँ पे, ओपीडी सेवा के बंद होने से बहुत सारे समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक मैं बाहर ही खड़ा हूँ, अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूँ, कब तक सुचारू हो गई है। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द शुरू करने की कृपा करें। कि ओपीडी जो ऑफलाइन ओपीडी होगा उसके लिए बहुत सारी बैठक हो रही हैं, बैठकों में निर्णय लिया जा रहा है। मुझे ये संभावना है और बहुत उम्मीद है कि अगले सप्ताह से खुल जाए, क्योंकि खोलने के पहले हमें सभी ओपीडी का जहाँ पर ओपीडी चलेंगे उसको सैनिटाइज कराना, उसमें स्टाफ जो वहाँ के अभी दूसरी जगह काम कर रहे हैं वहाँ पर उनको फिर डालना, तभी इसको खोला जा सकता है। और लॉकडाउन भी हम समझते हैं कि झारखंड सरकार का लॉकडाउन भी उसमें भी ढील होगा, इससे लोगों को आने जाने में भी सुविधा होगी। इसीलिए अगले सप्ताह मुझे पूरी उम्मीद है और पूरी संभावना है कि अगले सप्ताह से हम लोग ओपीडी चलाएंगे। কোভিড-19 তৃতীয় ক্ষেপে 18 বছরের কম বয়সের বাচ্চাদের প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রকাশ করে ঝাড়খণ্ড সরকারের উচিত এই তৃতীয় ক্ষেপে লাগাম লাগানোর জন্য যুদ্ধস্তরে অভিযান চালানো। সিপিআই রাজ্য পরিষদের সদস্য সহ জেলা মন্ত্রী অজয় সিং ঝাড়খণ্ড সরকারের কাছে দাবি করে একটি বিবৃতি জারি করেছেন, যাতে তৃতীয় ক্ষেপের আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে প্রকাশিত হয়েছে যে সর্বোচ্চ সংখ্যক শিশু প্রভাবিত হবে। যদি এই আশঙ্কা সত্য হয় তবে এটি ঝাড়খণ্ডে কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি, কারণ ঝাড়খণ্ডে বেশিরভাগ শিশু অপুষ্টির শিকার। অপুষ্টিজনিত কারণে মৃত্যুর হারও দেশে সর্বোচ্চ। তাই ঝাড়খণ্ড সরকারের উচিত এই বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে পরিকল্পনা করা এবং প্রস্তুত হওয়া। বিশেষত গ্রামাঞ্চলের শিশুদের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়াতে সরকারকে গুঁড়ো দুধের বিতরণ করতে হবে এবং আঙ্গনওয়াড়ি সেবিকাদের মাধ্যমে গ্রামে ছোলা বিতরণ করা উচিত, যাতে গ্রামীণ শিশুরা অপুষ্টি ও সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে এবং এরই মাধ্যমে সকল সাধারণ জনগণের মধ্যে ভ্যাকসিনের জন্য একটি সচেতনতা অভিযানও চালানো উচিত। तो झारखंड एक कुपोषित राज्य के रूप में चिन्हित किया गया। पूरे देश लेवल पे झारखंड में सबसे ज्यादा कुपोषण की समस्या है। आप देखेंगे चाहे वो चाईबासा जिला हो, सरायकेला हो, पूर्वी सिंहभूम हो या कोलेबिरा खूंटी के इलाकों में, तो कुपोषण की संख्या बहुत है। तो हम लोगों ने झारखंड सरकार से ये मांग किया कि जब आप कुपोषण कोविड को रोकना चाहते हैं तो गाँव के क्षेत्र में सूखा दूध का वितरण करें, बच्चों को पिलाने के लिए सूखा पाउडर दूध का वितरण करें, क्योंकि वहाँ गाँव में दूध सस्ते दर पर नहीं मिलते या दूध सभी बच्चों को नहीं मिल पाता, कुपोषण का शिकार बच्चों को दूध नहीं मिल पाता। तो ये सूखा पाउडर दूधों का वो सप्लाई करें आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा, और ये चिन्हित करें कि सुनिश्चित करें कि जहाँ भी कुपोषित बच्चे वहाँ पर वो अधिक से अधिक संख्या में दूध और चने का वितरण करें, जिससे उनका इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सके और रोग को रोका सके। আরবার রাজকমল সরাইকেলা জেলার জেলা প্রশাসক কোভিড-19 পরিপ্রেক্ষিতে মিডিয়া কর্মীদের সিএসআর থেকে প্রাপ্ত মেডিকেল কিট সরবরাহের নির্দেশনা জারি করেছেন। এই বিষয়ে জেলার জেলা প্রশাসক জেলার সিভিল সার্জনকেও চিঠিও দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় যে সোমবার প্রেস ক্লাব অফ সরাইকেলা খারসাওয়ার একটি প্রতিনিধি দল জেলার জেলা প্রশাসকের সাথে সাক্ষাৎ করে জেলার সাংবাদিকদের জন্য মেডিকেল কিট সরবরাহ করার পরপরই জেলা প্রশাসক জেলার সিএসকে একটি চিঠি লিখে জেলার সমস্ত সাংবাদিককে 4 সেট মেডিকেল কিট সরবরাহের আদেশ জারি করেন। এর জন্য সরাইকেলা খারসাওয়ার প্রেস ক্লাব জেলার জেলা প্রশাসকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। সোমবার দেশের জনগণকে উদ্দেশ্য করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 18 থেকে 44 বছর বয়সের সকল ব্যক্তিকে বিনামূল্যে করোনার ভ্যাকসিন দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। কেন্দ্র সরকারের ঘোষণার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। এই সময় মঙ্গলবার ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুপ্রিয় ভট্টাচার্য একটি প্রতিক্রিয়া জারি করে বলেছেন যে কেন্দ্রকে এই ঘোষণা অনেক আগেই করা উচিত ছিল। 40 से ऊपर का टीका केंद्र सरकार देगी और 18 से 44 साल मतलब 45 साल तक का जो टीका है वो राज्य सरकार देंगी।
प्रश्न उसी समय उठा था कि जब आपके पास में बजटीय प्रावधान था 35,000 करोड़ रुपए का, तो ये आपने क्यों किया? क्योंकि आपने जो बजट का जो प्रावधान किया था, जो पैसे आपने उस मद में जो रखे थे, वो किस मद से काट कर रखे थे? देश के कई विकास योजनाओं से काटे थे, शिक्षा से काटे थे, अनुसंधान से काटे थे। इन सब चीजों से काटकर आपने उसको एलोकेट किया। फिर ये निर्णय क्यों लेना पड़ा आपको? क्योंकि आप चाहते थे कि राज्यों के साथ में एक संघीय जो व्यवस्था है, आपको मालूम था बेहतर ढंग से कि कोई भी राज्य सरकार ग्लोबल टेंडर से इस इमरजेंसी पीरियड में कोई चीज ला नहीं सकती है। अल्टीमेटली आप ही को उस पर नेगोशिएट करना है। आपने उसकी भी बात कही कि राज्य सरकार अपना ग्लोबल टेंडर निकाल दे। यह सही चीजें नहीं थी और इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको 31 तारीख को एक चिट्ठी लिखी थी। खैर, चिट्ठी का तो जवाब आप देते भी नहीं है। आपने पूर्व प्रधानमंत्री का भी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए जवाब नहीं चाहते थे। लेकिन बहुत लेट से आपका ये घोषणा हुआ, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में इस बात का एक्सपोजर हो गया कि सरकार के पास पैसा रहते हुए सरकार द्वारा वैधानिक तौर पर राज्यों के साथ कालाबाजारी की जा रही है, तब आपको मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा। और दूसरी बात कि आपने अभी भी एक व्यावसायिक जो दृष्टिकोण है केंद्र सरकार का, उस खिड़की को खोल के रखा है। यदि टीका का राष्ट्रीयकरण होना है तो वो 25% क्यों व्यावसायिक चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो जाएंगे? फिर कैसे दावा हम लोग कर लेंगे कि भारत सरकार के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है? জামশেদপুরের বিষ্ণুপুর থানা এলাকার সার্কিট হাউস পেট্রোল পাম্পের কাছে সম্প্রতি গুলি চালানোর ঘটনায় জড়িত 8 জন আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এসএসপি ডাক্তার তামিল বানান এক সংবাদদাতা সম্মেলন করে সাংবাদিকদের বলেন যে এই ঘটনা সোনারীর বাটলা ও রিতেশ দলের আধিপত্যের লড়াই। सोनारी की तरफ से हम लोग सर्किट हाउस एरिया में आ रहे थे, वहाँ पर हम लोग का चेकिंग को देख के ये लोग पुनः वापस गया है। उसी समय सामने से बटला ग्रुप का जो है मनोज विबर और विशाल विबर, उन लोग का दोस्त है, भाई है दोनों, वो लोग आ रहे थे। इसी बीच में ऑलरेडी इन लोग के बीच में दुश्मनी चल रही थी। उसी को देखकर पिंटी यादव ने उनके ऊपर पत्थर चलाने की बात बताई गई थी और इसी में नाराज होकर मनोज विबर और जो है विशाल विबर अपने पास जो देसी पिस्टल था एक और एक देसी कट्टा था, उसमें एक फायर किया था इनके ऊपर, लेकिन किसी को लगा नहीं गोली। फिर वहाँ से लोग फरार हो गए थे। इसमें फिर हम लोग अनुसंधान करते हुए काफ़ी सारा जगह पे हम लोग खोजबीन करते हुए फाइनली हम लोग इसमें 8 लोगों को गिरफ्तार किए हैं। ये जो घटना का मुख्य कारण जो है ये 2020 में इन लोगों के बीच में कुछ रितेश सिंह और ये मनोज विबर और विशाल विबर बटला, इन लोगों के बीच में कुछ विवाद चल रहा था और 2021 में होली के समय में इन लोगों के बीच में कुछ विवाद बाताबाती बहस हो गई थी। फिर उसके बाद फेसबुक में इन दोनों के बीच में गाली गलौज होने की सूचना मिला और संजोग से पिंटू यादव जो है, जो किसके ऊपर गोली चलने का आरोप है, वो 3 तारीख को जेल से छूट के बाहर आ गए थे। किसी मारपीट केस में जेल गए हुए थे, जेल से छूट के बाहर आए थे और कहीं वाड़ा का घर देखने के लिए बाहर निकलने के बाद बताई जा रही है, उसी समय इनके ऊपर ये घटना कारित किया गया है।